औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum. After a long break, Dr. Saidullah Jan is once again resuming the remaining chapters of your first year text in your services in this special Ramzan. God bless us with all blessings of this holy month and forgive all our sins. प्यारे तुलबा, मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर रह गए थे हम वहाँ से दोबारा स्टार्ट लेने जा रहे हैं. उम्मीद है रमज़ान के इस महीने में खूब इबादतें होगी और दुआएं होंगी कि अल्लाह जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना का, उसको हमसे दूर फरमा दे और हमारे आमाल की दुरुस्तगी फरमा दे. आमीन सुम्मा आमीन. अब हम आते हैं आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि वेव्स के बारे में है. चैप्टर 8 जो कि किसके बारे में है? वेव्स के बारे में है. तो सबसे पहले हम आते हैं कि वेव क्या है, वेव मोशन क्या है, पीरियाडिक वेव्स क्या होती हैं. फिर हम कहते हैं कि ब्रीफ डिस्कशन होगी टाइप ऑफ वेव्स पे. इन दिस लेक्चर वी विल कवर what a wave is, what a wave motion is, what a periodic wave is, and we'll give a brief types of waves, and then we will discuss longitudinal waves and transverse waves in detail. प्यारे तुलबा, आज के इस लेक्चर में हम वेव्स, वेव मोशन, पीरियाडिक वेव्स और वेव की टाइप कितनी है, फिर इसके बाद हम डिटेल डिस्कशन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे और ट्रांसवर्स वेव्स पे. तो सबसे पहले वेव्स क्या हैं? वेव्स क्या हैं? द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिपीटेड पीरियाडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट द मीन पोजीशन दैट प्रोपेगेट्स विद अ फिक्स्ड वेलोसिटी थ्रू अ मीडियम and remain unchanged in behavior during its travel. वेव जो हैं ये पीरियाडिक डिस्टर्बेंस है पार्टिकल्स में. अगर हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. तो वेव्स ये डिस्टर्बेंस हैं पार्टिकल टू पार्टिकल जो कि प्रोपेगेट करती हैं मखसूस वेलोसिटी से मखसूस कंडीशंस में, और उनकी खूबियाँ जो हैं जब तक वो उसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं चेंज नहीं होती. फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और हर एक चीज़ जो है वो क्या रहती है? सेम रहती है जब तक कि सेम मीडियम में ट्रेवल करती हैं. उसका स्पीड जो होता है वो फिक्स होता है. जिस तरह स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 330 मीटर पर सेकेंड है, जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. तो सिंपल बात ये होगी कि वेव जो है वो डिस्टर्बेंस है जो कि पीरियाडिक मोशन की वजह से पैदा होती है, और ये डिस्टर्बेंस आगे जाती हैं, फैलती रहती हैं मखसूस वेलोसिटी से, और जब तक ये उसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं उसकी करैक्टर जो है वो चेंज नहीं होती. इनको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं. मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह के नज़दीक जो पार्टिकल हैं वो आपके कानों तक नहीं पहुँचते. ये पार्टिकल दूसरे के साथ टकराता है, फिर वापस आता है, अगला वाला अगले के साथ फिर वापस आता है, ऐसे चेम करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. और इसी तरह एक पार्टिकल दूसरे के कान में, दूसरा पार्टिकल तीसरे के कान में, तीसरा चौथे के कान में, और इसी तरह जो है वो बात आपके कानों तक पहुँच जाती है. तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टर्बेंस कहते हैं. रस्सी है, इसको आप हिलाएं. जब आप हिलाते हैं तो हिलाने से क्या होता है? डिस्टर्बेंस पैदा होती है, और वो डिस्टर्बेंस आगे की जानिब क्या करती हैं? प्रोपेगेट करती हैं और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है.
एनर्जी ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं। एक तो है मैकेनिकल तरीका, जिस तरह पत्थर से किसी चीज़ को मारे और तोड़ दे, गोली से किसी चीज़ को हिट कर ले, ये मैकेनिकल तरीका। दूसरा तरीका है वेव्स का, और वेव्स वो तरीका है जिसके ज़रिए से एनर्जी को तेज़ तरीन तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल किया जाता है। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तेज़ तरीन तरीके से मुंतकिल करने का नाम जो है वो वेव्स है। सो वेव्स आर दी fastest means of transferring energy with an elastic medium. Wave doesn't transport matter from one place to another place. जिस तरह मैंने कहा कि मेरे मुंह के मालिक्यूल जो है आपके कान तक नहीं पहुंचते, ये अगले के साथ टकराते हैं, उससे अगले वाले उससे टकराते हैं, और इसी तरह जो है ये आपको मेरे मुंह वाले मालिक्यूल आपके कान में नहीं पहुंचते, बल्कि एक मालिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और इसी तरह जो है वेव्स प्रोपेगेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। द डिस्टर्बेंस इन इलास्टिक मीडियम माइट बी ड्यू टू प्रेशर और डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेरिएशंस। द डिस्टर्बेंस इन इलास्टिक मीडियम मे बी ड्यू टू प्रेशर और डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन। डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेरिएशन की वजह से, या डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से, या प्रेशर की चेंज की वजह से जो है ये डिस्टर्बेंस जो है वो करती। जिस तरह कहते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो आप देखते हैं कि हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं चलती हैं, तो ये तमाम क्या है, ये वेव्स की रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम आते हैं वेव मोशन की तरफ कि वेव मोशन क्या है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल ऑफ इलास्टिक मीडियम इज कॉल्ड वेव मोशन। एनर्जी ट्रांसफरिंग एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में जो होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। दिस कैन बी डन बाय डिस्टर्बिंग अ पार्ट ऑफ द मीडियम। अगर आप एक पार्ट को डिस्टर्ब करेंगे तो वो बाकी पार्ट को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। सो दिस इज व्हाट पीरियाडिक वेव्स क्या होती है। पीरियाडिक वेव्स, द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स दैट रिपीट इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियाडिक वेव्स। यानी अगर मैं हाथ को पेरियाडिकली का मतलब है कि एक सेकंड में एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, तो दूसरे में दो मुकम्मल, तीन में तीन मुकम्मल करेंगे, चार में चार मुकम्मल करेंगे, यानी हर एक सेकंड में एक एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, तो पेरियाडिक होता है। यानी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर वाइब्रेशन करे तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियाडिक वाइब्रेशन कहते हैं। सो ऐसी वेव जो कि पेरियाडिक मोशन से पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेरियाडिक वेव्स कहते हैं। सो द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटर हैव द सेम फ्रिक्वेंसी इज दैट ऑफ द वाइब्रेटर। यानी वो वेव्स जो कि वाइब्रेटर प्रोड्यूस करता है, तो वाइब्रेटर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो वेव की फ्रिक्वेंसी होती है, यानी जो वेव्स जनरेट होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। जिस तरह मैं हाथ हिला रहा हूँ 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड से, तो वेव्स की भी जो वेव्स जनरेट हो रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी भी 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड होगी। दैट विल बी 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। To find the frequency of AC mains using Meldis apparatus in your physics laboratory, consider a rope with one end fixed is connected to vibrator. When the vibrator starts vibration, waves are set up in a string. Similarly, circular periodic wave can be generated in a ripple tank with the help of vibrator. देखो AC मेंस, जो आपकी AC के मेंस है, मेल्डीज अपरेटस होता है आपकी लेबॉर्ट्री में, उसके ज़रिए से उसकी फ्रिक्वेंसी मालूम की जाती है, और हमारे पाकिस्तान में ये 50 साइकिल पर सेकंड है, और मेल्डीज अपरेटस से जो वाइब्रेटर होता है उससे आप उसको मालूम कर लेते हैं, और उसका अपना तरीका है, लैब में जाके आप पूछ लें उसके। इसी तरह अगर एक वाइब्रेटर पानी में डिप करता है, तो जो वाइब्रेटर की फ्रिक्वेंसी है, तो पानी में जो सर्कल बनते रहते हैं, जो वेव्स जनरेट होते रहते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी भी वही होगी जो कि वाइब्रेटर की फ्रिक्वेंसी होगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके लैब में अवेलेबल हैं और आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा हैं, तो काइंडली आप जाएं लैब में और अपने टीचर से कंसल्ट करो, वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे देगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स की तरफ से, कि वेव्स की टाइप्स जो है वो कितनी हैं। टाइप ऑफ वेव्स, टाइप ऑफ वेव्स में सबसे पहले आते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल, मशीनी, मैकेनिकल वेव्स, द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ particles that are called mechanical waves.
मैकेनिकल वेव्स जो है, द वेव्स दैट नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, फॉर इट्स मोशन, ऐसी वेव्स जिसको एनर्जी ट्रांसफरिंग के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और ये वेव सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। ऐसी वेव्स जिसके ट्रेवलिंग के लिए, जिसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, वो सॉलिड्स हो, लिक्विड हो या गैस हो, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ साउंड के लिए क्या चाहिए, एयर या सॉलिड या लिक्विड चाहिए, तो तब साउंड जाएगा। अगर मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, और वैक्यूम पंप को मैं अचानक लगा दूँ और इस पंप और इस कमरे से हवा को बाहर निकालना शुरू कर दे, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन मेरी बोल जो है, मेरी आवाज़ जो है आपको सुनाई नहीं देगी। और आपने शायद मैट्रिक में वो एक्सपेरिमेंट भी किया था कि वो इलेक्ट्रिक बेल था, पहले शीशे के अंदर बंद था, तो पहले जब बजाया जाता था तो आवाज़ आती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वैक्यूम पंप के ज़रिए से उससे हवा निकाली जा रही थी, तो आवाज़ डिम होती जाती थी, डिम होती जाती। एक वक्त ऐसा आ जाता था कि वह बिल्कुल एवेक्यूएट हो गई, तो फिर आप देख रहे थे कि बेल बजती जा रही है लेकिन आवाज़ आपके पास नहीं आ रही है। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। मैकेनिकल वेव्स ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हैं, और साउंड के लिए क्या होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। एयर मीडियम है, सॉलिड मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, तो ये क्या है, ये मैकेनिकल वेव्स हैं। इसी तरह अगर मैं पानी में उंगली को डबोता जाऊँ तो उसमें सर्कुलर रिंग्स पैदा होता जाएंगे, और पानी के अंदर अगर कोई चीज़ है तो ऊपर नीचे जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि पानी के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो पैदा होगी। रूप पे रस्सी है, उसको मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो उसमें सांप की तरह जो है ऊंच नीच आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और ये मैकेनिकल वेव्स हैं। सो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए मीडियम शर्त है, मीडियम मस्ट है, मीडियम is required for mechanical waves. So the waves that require a deformable or elastic medium, that may be solid, liquid or gas, for its motion are called mechanical waves. These waves may be transverse like water waves or longitudinal like sound waves. Second category is electromagnetic waves. That is a topic of your second year and you will study it. Electromagnetic waves are produced by means of oscillating or accelerated charge. Oscillating or accelerated charge. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि चार्ज एक्सेलरेटेड हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से न जाए, ऑसिलेट करे। ऑसिलेशन का मतलब है कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसमें क्या करता है, एक्सेलरेशन वेरी करता है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा हुआ है। सो द वेव्स produced due to oscillating charge or accelerated charge are called electromagnetic waves. ऐसी वेव्स जो कि oscillating charge या accelerated charge से पैदा होती हैं, इनको electromagnetic waves कहते हैं। These waves do not require a medium for its motion. इन वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह सूरज की रोशनी हमारे पास पहुंचती है तो सूरज और ज़मीन के दरमियान बहुत बड़ा वैक्यूम मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है लाइट पहुंचती हैं। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए शर्त ये होगा कि चार्ज एक्सेलरेटेड हो तो तब ये पैदा होंगे।
So electromagnetic waves are transverse in nature and are composed of electric field and magnetic field which are at right angle to each other. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ये ट्रांसवर्स है नेचर में, लेकिन ये मैकेनिकल वेव नहीं है, याद रखना, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ट्रांसवर्स नेचर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से पैदा होती है। सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो उसकी चेंज की वजह से इसी तरह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो डेवलप होती हैं और ये वेव जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये देखो, ये मेरी उंगली, ये एंटीना है, एंटीना के अंदर चार्ज यूँ जाता है तो आपने पढ़ा होगा राइट हैंड रूल कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके इर्द गिर्द गोल इस फॉर्म में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को यूँ ले जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हॉबी ये है कि चार्ज को अपनी सिमत में ले जाता है या अपोजिट ले जाता है, डिपेंड करता है चार्ज की साइन पे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की हॉबी ये है कि वो चार्ज को नचाता है, वो गोल घुमाता है। ये सेकंड ईयर में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ोगे। तो अब अगर एंटीना में चार्ज यूँ जा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो रहे हैं ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, स्ट्रेट है, और अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके गोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड गोल रिंग्स की फॉर्म में होगा। तो आप देखो हर लम्हे पर मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इस परपेंडिकुलर, ये देखो ये उंगली है, इसके इर्द गिर्द गोल ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसका परपेंडिकुलर होता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और जो वेव जनरेट होते हैं वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, एक्स रेज है, गामा रेज है, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरी टाइप मैकेनिकल वेव्स में ट्रैवलिंग के लिए मीडियम ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्ज की मोशन से पैदा होती हैं और वो मोशन क्या हो, वेरिएबल वेलोसिटी से हो। अब हम आते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स आपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस शायद फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ी है कि लाइट फोटॉन जो है वो बेसिकली वेव नेचर है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, यानी ड्यूअल नेचर बिहेव करता है। वो वेव है बेसिकली और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। सेकेंड ईयर में आप डिटेल से उसको पढ़ोगे। फोटॉन वेव है लेकिन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर एक वेव चीज़ पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो नेचर में हर चीज़ में सिमेट्री है, तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करेगा। पार्टिकल भी वेव, यानी पार्टिकल की भी, इसको वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। सो वी विल स्टडी इट इन सेकेंड ईयर इन डिटेल्स, वेट फॉर इट। अल्लाह ताला हमको लंबी उम्र दे दे। सो एवरी मूविंग मैटर इज एसोसिएटेड विद द वेव नेचर कॉल्ड मैटर वेव्स। हर मूविंग मैटर के साथ वेव नेचर एसोसिएटेड है, इसको मैटर वेव कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली the wavelength associated with the moving matter is lambda is equal to h by mv। जो wavelength associated with the moving matter है तो lambda is equal to h by mv। h प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है। तो ये वेलोसिटी का, जितना हाई वेलोसिटी दोगे उतना वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, उतनी रेजोल्यूशन अच्छी होती जाएगी, उतनी मैग्नीफिकेशन अच्छी होती जाएगी। इसलिए हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, ये इसके बड़े फ़ायदे। तो लैम्डा प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास है, वी वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा, वेलोसिटी कम होगी वेवलेंथ ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसकी ज़िंदा मिसाल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड दी जाती हैं और उससे लो वेवलेंथ हासिल की जाती हैं, जिससे रिजोल्यूशन बढ़ जाती हैं। यानी जो आम माइक्रोस्कोप से आप चीज़ को देखते हैं, रिजॉल्व करते हैं, उससे 1,00,000 गुना से ज़्यादा भी आपको अच्छी रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे देगा। सेकेंड ईयर में डिटेल से आप पढ़ोगे उसको। तो ये है आपके पास मैटर वेव्स के। मैटर वेव्स 3 टाइप ऑफ वेव्स हो गए। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डजंट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, और मैटर वेव्स जो है एवरी मूविंग मैटर इज एसोसिएटेड विद द वेव नेचर, और उसको हम फिर क्या कहते हैं, मैटर। डी ब्रॉगली ने कहा कि इसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, और वो प्योरली लिंक टू द वेलोसिटी है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी है। जितना हाई वेलोसिटी दोगे पार्टिकल को उतना वेवलेंथ छोटा होगा उसके साथ, और जितना स्लो वेलोसिटी दोगे उतना वेवलेंथ उसका क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा उसके साथ।
Okay, now come to few MCQs on what we have taught. Which of the following waves are electromagnetic? Option A, heat waves. Option B, sound waves. Option C, water waves. And option D, all A, B and C. So the option is heat waves. Heat waves, like in microwave oven, the wave generated because of the vibration of molecules that are electromagnetic waves, charged molecules that are being electromagnetic waves. So heat waves are electromagnetic waves. Come to another word. Transverse waves require a medium for its motion. Fill this blank. Always require a medium. No, because transverse waves में एक मैकेनिकल वेव है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. बी, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ये भी नहीं है क्योंकि बास के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, जिस तरह वाटर वेव्स हैं, जिस तरह वेव प्रोड्यूस्ड इन अ रोप है. तीसरा, मे आर मे नॉट. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ट्रांसवर्स वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी. कौन से? मैकेनिकल के लिए मीडियम की ज़रूरत, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है. सो दैट विल बी योर ऑप्शन. Come to another one. Waves are the quickest means of energy transportation. ये हमने आपको पहले क्लियर कर दिया. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. ऑप्शन बी में है मैटर ट्रांसपोर्टेशन ओनली. नहीं, वेव्स मैटर को ट्रांसपोर्ट करती ही नहीं है. मैटर को ट्रांसपोर्ट करती ही नहीं है वे. बोथ ए एंड बी, नहीं, ये भी गलत है. डी, नन. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि एनर्जी को दो तरीक़ों से, एक तो मैकेनिकल तरीके से, वो जो एक पत्थर दूसरे पत्थर से मारा जाए या माचिस को दूसरे के साथ रब किया जाए तो उसको आग लग जाती है, ठीक है ना. एक एनर्जी का ये तरीक़ाकार है. दूसरा तरीक़ाकार ये है कि वेव्स के ज़रिए से हो. तो वेव्स जो है वो तेज़ तरीन ज़रिए, क्योंकि लाइट जो है वो देखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही हैं वैक्यूम में. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नेक्स्ट पे आ जाओ. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक वेक्टर बी आर. अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं और जो मैग्नेटिक वेक्टर हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. और मैंने आपको बता दिया कि अगर चार्ज यूज तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज उसको ऊपर नीचे ले जाता है, स्ट्रेट ले जाता है. जब चार्ज ऊपर नीचे जाता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स होता है, सर्कल होता है. तो उसका अगर टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ले ले तो हर वक्त जो है ई का परपेंडिकुलर आएगा. सो ये है आपके पास क्या 3-4 MCQs हो गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या होते हैं. ये ई और बी परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल नहीं होते, एंटी पैरेलल नहीं होते, बल्कि परपेंडिकुलर होते हैं. तो दैट इज़ योर आंसर. परपेंडिकुलर, ऑप्शन ए इज़ योर आंसर. अब हम आते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स. प्रोग्रेसिव नाम से जाहिर है कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव. The wave's energy is transferred by particle of elastic medium from one place to another place are called progressive waves. मैकेनिकल वेव्स का आप कह सकते हैं द वेव्स इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. वो वेव्स जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती हैं बाय पार्टिकल्स ऑफ इलास्टिक मीडियम. इलास्टिक मीडियम का पार्टिकल हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स. वो वेव्स जिसमें इलास्टिक मीडियम के पार्टिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती हैं, मूव करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं. प्रोपेगेशन प्रोपेगंडा से निकला है. आप किसी के कान में कोई बात कहते हैं, वो दूसरे को कह दे, दूसरा तीसरे को कह दे, तीसरा चौथे को कह दे, तो इसी तरह से ये बात जो है वो फैल जाती है. तो इसी तरह एक पार्टिकल एनर्जी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इसी तरह ये एनर्जी जो है जाती है और बात को फैला देती है, बतंगड़ बना देती हैं. और बात के बतंगड़ को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं. इन प्रोग्रेसिव वेव्स द वेव फ्रंट मूव्स थ्रू द मीडियम. प्रोग्रेसिव वेव्स में क्या होती है? वेव फ्रंट मूव्स थ्रू द मीडियम. Progressive waves include sound waves, wave produced in a string,
यानी प्रोग्रेसिव वेव्स की एग्जांपल क्या है, साउंड वेव्स हैं, और दूसरी क्या वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग है, वाटर वेव्स हैं, एंड मैनी मोर। ये देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, कंप्रेशन है, फिर रेयरफेक्शन है। देखो ये कंप्रेशन है जहाँ पर पार्टिकल की तादाद ज़्यादा है, अभी पढ़ेंगे। ये रेयरफेक्शन वाली जगह है, ये फिर कंप्रेशन वाली है। तो इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन एंड एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी तरह ये रस्सी है, ऊपर नीचे हाथ जाता है, विगलिंग होती हैं। तो ये देखो ये आपके पास क्या होती है, वेव्स है। इस तरह ये देखो पत्थर फेंका जा रहा है, कोई और चीज़ फेंका जा रहा है, तो समंदर में क्या होता है, सर्कुलर वेव्स जो है वो क्या होते हैं, या टब में या किसी और चीज़ में सर्कुलर वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव्स। प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स जो है वो क्या है। सो मैकेनिकल वेव्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, नेमली ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, एक को ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स कहते हैं और दूसरे को लॉन्गिट्यूडिनल और कंप्रेशनल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, one is transverse mechanical wave and the other is longitudinal or compressional wave. So ये दो किस्म की वेव्स हैं। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स पर आ जाएं कि ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स क्या है। The waves in which the particle of the elastic medium execute SHM about the mean position perpendicular to the direction of waves are called transverse waves. ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर मोशन करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस तरह पार्टिकल यू जा रहे हैं तो वेव्स यू फैल रहे हैं, यू फैल रहे हैं, यू फैल रहे हैं, यू फैल रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द इलास्टिक मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी अगर वेव्स यू फैल रहे हैं, लेकिन पार्टिकल यू मोशन करते हैं, ये जो पार्टिकल हैं वो अप डाउन मोशन करते हैं और वेव स्प्रेड होते हैं हॉरिजॉन्टली। पार्टिकल का मोशन, वाइब्रेशनल मोशन अगर वर्टिकल एक्सिस पे है तो वेव जो स्प्रेड होते हैं वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं। इसका ये मतलब है। आसान बात है, आपके घर में ताल वगैरह होगा, टब वगैरह होगा, उसमें स्टिल वाटर है, उसमें आप कार्क डाल दें या कोई और चीज़ रख दें उसमें। अब उसमें उंगली डबोते जाओ, वेव्स जनरेट करते जाओ, वेव्स जनरेट करते जाओगे, वो सर्कुलर फॉर्म में वेव्स आगे जाएंगे। लेकिन आप देखोगे कि कार्क जो है अपनी जगह पे ऊपर नीचे जाएगा और वेव्स के डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वेव्स पानी की सतह पे हर डायरेक्शन में फैल रहे हैं, लेकिन कार्क अपनी जगह पे ऊपर नीचे मोशन कर रहा है। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। सो ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। यानी अगर पार्टिकल का मोशन वाई एक्सिस पे है तो वेव्स की स्प्रेडिंग जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, तो वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सो अब हम आते हैं ट्रांसवर्स वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो किस्म के हैं, एक है मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने पहले ऊपर पढ़ाया कि ट्रांसवर्स वेव्स दो किस्म के, एक मैकेनिकल है जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो मैकेनिकल transverse waves require a medium for its motion, whereas electromagnetic waves do not require a medium for its motion. ये है आपके पास मैकेनिकल वेव्स के बारे में। अब मैकेनिकल वेव्स की खूबियाँ क्या है, मैकेनिकल वेव्स की खूबियाँ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैकेनिकल वेव्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। Transverse waves require highly elastic medium for its propagation, so transverse waves can't travel through gases due to low elasticity. ट्रांसवर्स वेव्स जो मैकेनिकल वेव्स हैं इसके लिए हाईली इलास्टिक मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम की इलास्टिसिटी कम हो, जिस तरह गैसेस वगैरह हैं, तो उसमें आप मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स को जनरेट नहीं कर सकते और उसमें वो ट्रेवल नहीं कर सकते, बिकॉज दी डू डाई आउट। जो ही प्रोड्यूस होते हैं वो फ़ौरन क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो ट्रांसवर्स वेव्स require highly elastic medium for its propagation. If the medium is not elastic, then there will be no generation of mechanical transverse waves. Mechanical transverse waves जो है फिर पैदा नहीं होगी।
So for generation and propagation of mechanical transverse waves, a highly elastic medium is required. 2. Transverse waves travel in the form of crests and troughs. Crests and troughs you see in the figure. ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं. अब आते हैं क्रेस्ट क्या होता है. क्रेस्ट आर द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स अबव मीन पोजीशन आर मोशन ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स. क्रेस्ट जो होता है वो पोर्शन जो मीन पोजीशन, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, डैश लाइन है, उससे ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है. हर पार्टिकल जो कि इससे ऊपर हो तो वो क्रेस्ट पे कहलाया जाता है कि वो क्रेस्ट पे है. So crest are portion of transverse waves above mean position, or you can say motion of a particle during positive displacement. ये देखो पॉजिटिव एक्सिस है तो ये पॉजिटिव, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर पॉजिटिव एक्सिस है और उससे नीचे नेगेटिव एक्सिस है. सो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला पोर्शन क्रेस्ट कहलाता है. ट्रफ क्या होता है. ट्रफ आर द पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स बिलो मीन पोजिशन आर मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट्स. ट्रफ क्या होते हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास मीन पोजीशन है, इससे नीचे वाला पोर्शन ट्रफ कहलाएगा और उस पे नीचे वाले पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो सारे क्या हैं, ट्रफ पे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं. सो क्रेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला पोर्शन, ट्रफ हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाला पोर्शन, ये कहलाएगा आपके पास. 5. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ्स आर 2 पॉइंट्स इन फेज इज कॉल्ड wavelength of transverse waves denoted by lambda. दो क्रेस्ट, ये देखो ये जो क्रेस्ट का जो टॉप है ये क्रेस्ट का टॉप है, इन कंजेक्टिव परला से पुख्तों के एक दूसरे के बाद जो आने वाले इनके दरमियान जो फासला है वो एक वेवलेंथ के बराबर है. या दो कंजेक्टिव पार्टिकल इन फेज, फर्ज कर ये एक पार्टिकल 1 है. इन फेज का क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से उसका फासला और पोजीशन एक जैसा है. ये देखो यहाँ पर एक पार्टिकल है, फर्ज करें कर्सर को देखो ये इधर है और दूसरा कंजेक्टिव पार्टिकल भी उधर है, यानी मीन पोजीशन से फासला भी एक जैसा है और मोशन भी इस तरह है, फर्ज करें अप है या डाउन है जो भी है. लेकिन अगर ये मीन पोजीशन से अप फासला है और इसका भी अप, तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, ये वाला भी इसका वेवलेंथ कहलाएगा. इस तरह इस पार्टिकल का अगर आप देखें इस पार्टिकल के साथ ये फेज़ में होंगे तो ये भी वेवलेंथ कहलाएगा. तो दो क्रेस्टेन के दरमियान या दो ट्रफेन के दरमियान जो फासला है कंजेक्टिव, या दो पार्टिकल जो कि फेज़ में हो, कंजेक्टिव पार्टिकल, शर्त क्या होगी, कंजेक्टिव पार्टिकल जो कि फेज़ में हो, मीन पोजीशन से फासला भी एक जैसा हो और मोशन भी एक ही डायरेक्शन में, तो उसको इन फेज कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ, क्या कहते हैं, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं. The maximum displacement in positive or negative direction of transverse waves is called amplitude of the wave and represented by x naught usually. टॉप डिस्प्ले, ये देखो जाते ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. ये देखो नीचे आता है ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, यानी मीन पोजीशन से जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा फासले पर है वो क्या कहलाएगा, वो जो सबसे ज़्यादा फासला है उसको एम्पलीट्यूड कहलाएगा. क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड. जिस तरह झूला आप झूलते हैं तो सबसे दूर जाते हैं तो झूलने वाली जगह से, स्टार्ट वाली जगह से वो एंड वाली जगह, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा. दरमियान वाली जगह जो है वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी. क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी. सो ये तो था मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स के लिए क्या होती है, हाईली इलास्टिक मीडियम की ज़रूरत होती है. ये क्रेस्ट और ट्रफ पे मुश्तमिल होती हैं. क्रेस्ट जो होता है मीन पोजीशन से ऊपर वाला पोर्शन होता है, ट्रफ मीन पोजीशन से लोअर वाला पोर्शन होता है. दो कंजेक्टिव क्रेस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ या दो पार्टिकल जो कि फेज़ में हो उनके दरमियान फासला एक वेवलेंथ के बराबर होता है. और जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं. और पार्टिकल अगर मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान वो कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एम्पलीट्यूड भी आल्सो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूड मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में हो. The waves in which the particles of the medium execute SHM parallel to the direction of motion of wave are called longitudinal waves. इसमें ये होता है कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं और उसी डायरेक्शन में वेव्स जो है वो भी स्प्रेड करते हो,
यानी अगर पार्टिकल एलांग एक्स एक्सिस सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वेव भी एलांग एक्स एक्सिस जो है वो क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी उस तरह। इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। यानी अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे हैं तो वेव्स जो जनरेट होती हैं वो भी हॉरिजॉन्टल मोशन करेगी। So the waves in which particles of the medium execute simple harmonic motion parallel to the direction of waves are called longitudinal waves. Examples include sound waves, compressional waves, ये तमाम जो है longitudinal waves की examples हैं। Now come to the characteristic or properties of the longitudinal waves. Longitudinal waves की properties क्या हैं? longitudinal waves जो है ये mechanical wave की property वो type हैं। Longitudinal waves are mechanical waves that transfer energy to distant places through deformable or elastic medium. डिफॉर्मेबल या इलास्टिक मीडियम के ज़रिए से जितना ज़्यादा मीडियम इलास्टिक होगा इतनी इसकी स्पीड उसमें ज़्यादा होगी, जितना मीडियम कम इलास्टिक होगा तो उसकी स्पीड जो है कम होगी। सो द एनर्जी ट्रांसफ़र टेक प्लेस थ्रू कंप्रेशन आर कंडेंसेशन एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशन या कंडेंसेशन या रेयरफैक्शंस की फॉर्म में ये फैलती हैं। कंप्रेशन और कंडेंसेशन एक ही उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें देखो ये देखो, एक कंप्रेशन, एक होता है रेयरफैक्शन, या एक होता है कंडेंसेशन और एक होता है रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशंस क्या होते हैं? कंप्रेशन आर द रीजन्स ऑफ हायर डेंसिटीज़ विद पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर, जहाँ पर पार्टिकल मीडियम ज़्यादा हो, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो, ज़्यादा हो, ऐसी जगहों को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशंस कहते हैं। कंप्रेशंस की में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा होती है, ओवर क्राउडेड होते हैं, डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नाउ कम टू रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन आर लो डेंसिटी जोन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर पार्टिकल्स आर फाउंड रेयरली। और रेयरफैक्शन जो है वो लो डेंसिटी जोन्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। देखो जब मैं बात करता हूँ, आप बात करते हैं, जो ही आपके मुंह से बात निकलती है तो बात निकलते के बाद आपको यहाँ पर हाथ पे प्रेशर महसूस होगा। जब आप थोड़ा स्टॉप करते हैं तो रिलैक्स होगा। तो जब वो प्रेशर महसूस होता है वो कंप्रेशन जाएगा, जो बाद में आपके हाथ को रिलैक्स महसूस होता है वो रेयरफैक्शन होगा। सो रेयरफैक्शन जो है लो डेंसिटी जोन्स है जहाँ पर पार्टिकल ऑलमोस्ट रेयर होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। सो द ट्रांसमिशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन यानी डेंसिटी ऑफ द मीडियम होता है, एंड वॉल्यूम और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, जिसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे, रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन यानी कंप्रेशन को कितना रेजिस्ट किया जा रहा है, यानी डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है? वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इलास्टिसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। द साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एज द रेजिस्ट वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस। वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस को क्या करती है, वो रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह जो है साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करती हैं। ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मीडियम प्रेशर, मीडियम प्रेशर चेंजेस टेक प्लेस, चेंज इन वॉल्यूम के प्रेशर चेंजेस होता है। So longitudinal waves are called pressure waves also. Longitudinal waves को आप pressure waves भी कह सकते हैं। So example of compressional waves is the wave produced in a horizontal spring by giving back and forth motion to the spring along x-axis। spring है, आप उसको मोशन दे रहे हैं, अभी हम आपको दिखा भी दे रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो स्प्रिंग क्या करता है, यूं वाइब्रेट करता है, यूं वाइब्रेट। जिस तरह आपकी गाड़ी के शॉक्स हैं, सिंपल मिसाल क्यों ना दूं, गाड़ी की शॉक्स हैं, आपकी गाड़ी जंप करती है तो ऊपर नीचे जाते हैं, तो उससे जो वेव्स जनरेट होती हैं पार्टिकल्स में वो क्या होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। सो द बैक एंड फोर्थ मोशन जनरेट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन इन द स्प्रिंग दैट प्रोपेगेट्स इन द फॉरवर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आगे पीछे का मोशन जो होता है वो स्प्रिंग में वेव जनरेट करते हैं, जो कि आगे पीछे जो है वो मूव करते रहते हैं। ये देखो, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक वो है, ये देखो स्प्रिंग करके भी, ये देखो ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये देख रहे हो, और ये रेयरफैक्शन है। ठीक, तो कंप्रेशन को बेसिकली वो क्रेस्ट से मुतशाबा किया गया है, और रेयरफैक्शन को किस से, ये जो रेयरफैक्शन है, ठीक है ना, वो ट्रफ से तशबीह दी गई है, अगर आप उसको मैकेनिकल ट्रांसफर से कंपेयर करना चाहें तो।
इसी तरह ट्यूनिंग फॉर्क जो है, अगर आप रबर पैड पे हिट कर ले तो ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट करता है, तो कंप्रेशन जब आगे जाता है तो कंप्रेशन और पीछे आता है रेफ्रैक्शन, आगे जाता है कंप्रेशन, पीछे आता है रेफ्रैक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। इन वेव्स को अगर यू हॉरिजॉन्टल मोशन दे दे, जिस तरह मैंने शॉक अब्जॉर्बर की बात की, तो वो स्प्रिंग यू वाइब्रेट करेगा, यू वाइब्रेट करेगा, ये देख रहे हो, यू वाइब्रेट करेगा। तो पार्टिकल का मोशन और स्प्रिंग का मोशन, ये दोनों क्या है, यानी वेव का मोशन और स्प्रिंग की वाइब्रेशन का मोशन एक जैसा है। अब हम आते हैं इस पे, जो हमने ऊपर पढ़ा, तो उस पे हम चंद एक MCQs करते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हमने पढ़ा कि मैकेनिकल वेव्स दो किस्म के होते हैं, ट्रांसवर्स भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल भी होते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो मैकेनिकल वेव्स नहीं है। वाटर वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, वो ट्रांसवर्स हैं। और साउंड वेव्स जो हैं वो भी लॉन्गिट्यूडिनल हैं, तो उसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, A और B जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs क्या है, द स्पीड ऑफ हीट वेव्स एंड लाइट वेव्स इन वैक्यूम रिस्पेक्टिवली आर। हीट वेव्स और लाइट वेव दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड सेम मीडियम में हमेशा सेम रहता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ सेम मीडियम इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो दोनों केसेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, यानी वेव्स किस तरह जो है प्रोपेगेट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसको देखो, वी नो दैट वेव रिक्वायर इलास्टिक मीडियम फॉर इट्स मोशन। आपको ये तो पता है कि वेव इलास्टिक ना हो तो वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखो वाइब्रेट करते हैं तो तब आपको आवाज़ पैदा होती है। डोल देखो, सितार देखो, गिटार देखो, तो सारे वाइब्रेट, तो इलास्टिक मीडियम की। So the particle of the mediums are the particles of the medium are interdependent, not independent. Waves के लिए particle of the medium interdependent होनी चाहिए, independent नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है, अगर मैं आपके कान में कुछ कह दूँ, आप दूसरों को, दूसरा तीसरे को, यानी इसका मतलब है इंटरडिपेंडेंट, आप एक दूसरे को पास करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपके कान में कुछ कह दूँ और आप खामोश हो जाए तो बात फैलती नहीं है, तो वेव नहीं फैलेगी। तो वेव्स की जनरेशन के लिए पार्टिकल का एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूर इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होगा, अगर इंडिपेंडेंट होगी तो वेव्स प्रोपेगेट नहीं होंगी। तो बात ही होगी, सो द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर इंटरडिपेंडेंट। इफ़ वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज़ डिस्टर्ब, तो दूसरा पार्टिकल जो उसके बाद वाला है वो थोड़ा सा बाद में डिस्टर्ब होगा, और तीसरा दूसरे के बाद डिस्टर्ब होगा, और चौथा पांचवें के बाद, तीसरे के बाद डिस्टर्ब होगा, और इसी तरह ये डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह। इसके लिए अगर आप देखें, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, आप एक रस्सी ले लो, टेक अ रोप एंड डिवाइड इट इनटू 9 और मैनी सेगमेंट, जो आप चाहते हैं उसमें डिवाइड कर दो, पार्टिकल में डिवाइड कर दो उसको। हमने उसको 9 में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया है। T = 0, सारे पार्टिकल ये है हॉरिजॉन्टल है। अब व्हेन पार्टिकल 1 ऑफ द मीडियम इज डिस्टर्ब, अब मैंने पार्टिकल 1 को डिस्टर्ब कर दिया, तो फर्ज करें पार्टिकल 2 उसको फॉलो कर रहा है, देखो पीछे कर रहे हैं। पार्टिकल 3 उस वक्त तैयार होने, जब पार्टिकल 2 उठ गया तो पार्टिकल 3 तैयार, जब पार्टिकल 1 मैक्सिमम पे पहुंच गया तो पार्टिकल 3 मोशन के लिए तैयार हो गया। आप पार्टिकल 4 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। जब पार्टिकल 1 मैक्सिमम पे पहुंच गया तो इसकी एनर्जी जा रही दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा रही है, लेकिन पहला दूसरे के कान में थोड़ा बाद में कहेगा, दूसरा थोड़ा बाद में वो होगा, एनर्जी गेन करेगा, तीसरा उसके बाद में थोड़ा एनर्जी गेन करेगा, लेकिन तीसरा अभी सोया हुआ है। जब पहला वाला एक्सट्रीम पे है तो तीसरा जो है जागने को तैयार है, लेकिन अपनी मीन पोजीशन पे है। तो हमने क्या कहा, पार्टिकल 1 को डिस्टर्ब, तो पार्टिकल 3 4 अप टू 9 विल बी डिस्टर्ब्ड रिस्पेक्टिवली, वन आफ्टर द अदर विद अ लिटिल डिले ऑफ टाइम। यानी पार्टिकल 1 पहले डिस्टर्ब हुआ तो पार्टिकल 2 थोड़ा बाद में,
पार्टिकल 3 उसके थोड़ा बाद में, पार्टिकल 4 उसके थोड़ा बाद में, और इस तरह पार्टिकल 9 तक की बात. सो द मोशन ऑफ पार्टिकल 1 विल बी फॉलोड बाई द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स. जो पार्टिकल 1 करेगा सारे पार्टिकल वही फॉलो करेंगे. पार्टिकल 2 विल लेग बिहाइंड पार्टिकल 1, थोड़ा सा पीछे होगा पार्टिकल 2. पार्टिकल 3 विल लेग बिहाइंड पार्टिकल 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ये देख रहे हो, पार्टिकल 1 चला गया, मैक्सिमम पे पहुंच गया, पार्टिकल 2 भी जा रहा है, अभी मैक्सिमम पे ये जाएगा, फिर मोशन को रिवर्स करेगा. फिर क्या करेगा? मोशन. सो ऑल पार्टिकल विल रिवर्स इट्स मोशन आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो एसएचएम में आपने पढ़ा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में x = x0 cos ओमेगा t और 2π/t. अब t = 0 आपने देखा कि पार्टिकल 1 अपनी जगह पे है. अब आहिस्ता आहिस्ता करते हैं. आप t/4 के बाद ये पार्टिकल 1 एक्सट्रीम पे है और पार्टिकल 2 जो है उसकी बिहाइंड है, और पार्टिकल 3 जो है अभी मीन पोजीशन पे है, तैयारी कर रहा है मोशन के लिए. क्या है? आफ्टर t = 0 पे क्या है? सारे इधर है. जब आफ्टर t = t/4 है, पार्टिकल 1 पहुंच गया t/4 के बाद मैक्सिमम पे, पार्टिकल 2 उसको फॉलो कर रहे हैं और पार्टिकल 3 अभी उठने वाला ही है. आफ्टर t/2, अब देखो t/2 के बाद देखो पार्टिकल 1 आएगा मीन पोजीशन पे, पार्टिकल 2 मीन पोजीशन पे पहुंचने के बाद पार्टिकल 1 को फॉलो करेगा. अब पार्टिकल 3 एक्सट्रीम पे होगा, जबकि पार्टिकल 4 अभी ऊपर जाएगा, पार्टिकल 5 भी क्या करेगा? अब ऊपर जाने को ही है, ऊपर जाने को ही है. तो इसी तरह पार्टिकल 2 ने अपनी एनर्जी मैसेज दे दिया 3 को, 3 ने 4 को, और 4 अभी 5 को देने वाला है आफ्टर t/2. आफ्टर ये देखो, ये t/4 तो आपके पास हो गया, ठीक है. आप 3t/4 के बाद क्या होगा? आफ्टर 3t/4 जो आपके पास पार्टिकल 1 है वो नेगेटिव उस पर आ गया, एम्पलीट्यूड पे आ गया. पार्टिकल 2 भी नेगेटिव नीचे आएगा, डाउनवर्ड मोशन जारी रहेगा जब तक ये मैक्सिमम तक नीचे ना पहुंच जाए, ये मोशन जारी रहेगा. पार्टिकल 3 जो है अब क्या होगा? मीन पे होगा. पार्टिकल 3 क्या होगा? मीन. और इसी दौरान पार्टिकल 4 अपना डाउनवर्ड मोशन करेगा, पार्टिकल 5 एक्सट्रीम पे होगा, पार्टिकल 6 ऊपर जाएगा, पार्टिकल 7 ऊपर जाएगा, और पार्टिकल 8, 9 अभी सोए हुए हैं, अभी उसको खबर ही नहीं है. अब t के बाद क्या होगा? पार्टिकल 1 फिर मीन पे पहुंच जाएगा, पार्टिकल 2 उसको फॉलो करेगा, ऊपर जाएगा, और पार्टिकल 3 एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा. पार्टिकल 4 नीचे आ रहा है, पार्टिकल 5 अभी मीन पे है, नीचे आने को ये भी नीचे आ रहे हैं, पार्टिकल 5, पार्टिकल 6 भी नीचे आ रहे हैं, पार्टिकल 7 जो है वो मैक्सिमम एक्सट्रीम पे पॉजिटिव, और पार्टिकल 8 ऊपर जा रहे हैं, पार्टिकल 9 ऊपर जा रहा है. तो इसका मतलब है कि हर एक पार्टिकल 1 की तरह मोशन कर रहा है, जिस तरह 1 जो है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में. तो पहला पार्टिकल जो बिहेवियर कर रहा है, दूसरा पार्टिकल भी वही बिहेवियर करता है. 3t/4 के बाद पार्टिकल 1 इज इट इज़ नेगेटिव एक्सट्रीम जो हमने आपको दिखा दिया, पार्टिकल 2 इज़ आफ्टर इट, वेयर इज़ पार्टिकल 3 इज़ इट मीन पोजीशन, और पार्टिकल 4 जो है ये देखो, ये हमने कहा ना, ये सारे आपको 3t/4 के बाद पोजीशन बता रहे हैं. 4 नीचे आ रहे हैं, 5 टॉप पे हैं, 6 ऊपर जा रहा है, 7 ऊपर जा रहा है. और अब देख रहे हैं, ये देखो आफ्टर t = t1 कंप्लीट साइकिल के बाद क्या होगा? जहाँ से आपने पार्टिकल 1 को स्टार्ट किया था, अब दोबारा पार्टिकल 1 वहाँ पर पहुँच गया, तो एक साइकिल कंप्लीट कर दिया. आप पार्टिकल 2 उसका पीछा करेगा, पार्टिकल 3 नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, और पार्टिकल 7, 8 जो है ये देख रहे हो, ये देखो पार्टिकल 4 नीचे आएगा, पार्टिकल 5 नीचे आएगा, पार्टिकल 6 नीचे आएगा, पार्टिकल 7 पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, और पार्टिकल 8 जो है ऊपर जाने को होगा, पार्टिकल 9 भी ऊपर जाने को होगा. तो ये मतलब ये हुआ इसका सिर्फ और सिर्फ इसका ये मतलब हो गया जी, क्या मतलब हो गया? कि एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे में जाएगी. ये पार्टिकल इंटरडिपेंडेंट है, एक पार्टिकल दूसरे को ख़बरदार करता है, दूसरा तीसरे को ख़बरदार करता है, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को. जिस तरह मतलब है कि आप किसी औरत के कान में अपॉलॉजी के साथ, क्योंकि आजकल तो दौर ही औरतों का है, अपॉलॉजी के साथ अगर आप किसी औरत के कान में कुछ कह दें तो मोहल्ले से सारे टाउन में और सिटी में फैल जाती हैं वो बात. आजकल मर्दों में भी ये बात आ गई है जो कि बहुत बुरी है. भेजा
तो बातों को फैलाना अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया जो है इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। कम अब हम आते हैं कि अगर कोई चीज़ वेव है तो वेव की कौन कौन सी खूबियाँ हैं, और हम उनकी खूबियों को बयान करेंगे। फिर हम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को भी रिलेट करेंगे। वेव्स जो होती हैं, हर वो चीज़ जिसकी वेलोसिटी होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है, फेज़ होता है, एम्पलीट्यूड होता है और इंटेंसिटी होती है, इनको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। यानी वेव्स के साथ जुड़ी हुई चीज़ें क्या हैं? स्पीड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, फेज़ है, एम्पलीट्यूड है और इंटेंसिटी है। सो वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय wave speed, wavelength, frequency, time period, phase, amplitude and intensity of the waves. We are going to briefly discuss shortly one by one. अब हम आते हैं वेव स्पीड क्या है। सिंपल बात है, स्पीड तो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकंड इज कॉल्ड वेव स्पीड। वेव एक सेकंड में जितना फासला ट्रेवल करती है उसको वेव स्पीड कहते हैं। तो वेव स्पीड क्या है? वेव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled by wave divided by time. Distance traveled by wave, if it is s, then t s by t. So the SI unit of wave speed is meter per second and its dimensions are lt power minus 1. We have studied it, so I am a little bit quicker. Dependence of wave speed. What are the factors that affect a wave speed? Wave speed is a function of the property of the elastic medium and nature of the waves. Function of the elastic medium and nature of the waves, whether mechanical waves है, electrical waves है, यानी मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या मैटर वेव्स है या कोई और वेव्स है, इस पे डिपेंड करते हैं, मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ये डिस्कस करेंगे वक्त के साथ साथ आ जाए। सबसे पहले आता है कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मीडियम। ये आपको प्रूव नहीं है, इस डायरेक्ट आपको दिया है कि किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, सितार गिटार वगैरह की स्ट्रिंग है, तो उसकी जो स्पीड किसी कंसिडर इन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है? एल है, टेंशन अंडर टेंशन टी है। सपोज वी बी द स्पीड ऑफ द वेव एंड एम इज़ द मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ के बराबर है। कंसिडर इन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज़ अंडर टेंशन टी। एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल है, अंडर टेंशन टी है। सपोज उसकी वेलोसिटी क्या है? वी है, और जो स्ट्रिंग है उसका मास पर यूनिट लेंथ जो है, मास पर यूनिट लेंथ यानी यूनिट लेंथ का मास जो है वो क्या है? स्मॉल एम है। तो स्मॉल एम किस तरह निकालोगे? टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, वो आपको 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का मास देगा और वो आपको पास क्या होगा? यूनिट लेंथ। सो एम इज इक्वल टू मास ऑफ लेंथ एल है, नॉट यूनिट लेंथ है। एम जो है, कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ यूनिट लेंथ एल है, नॉट यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ जो होता है या 1 सेंटीमीटर होता है या 1 मीटर होता है, जबकि एल कुछ भी हो सकता है। सो इट वॉज फाउंड दैट, ये जो है वेरीफाई किया गया कि वी इज इक्वल टू टी बाई एम। तो अगर m की जगह मैं m बाई एल डाल लूँ तो ये आ जाएगा टी क्रॉस एल बाई एम। और उस m की जगह ये देखो मैं ये भी डाल सकूँ, m जो है वो रो वी के बराबर है, तो वी क्या है? पाई आर स्क्वायर एल है, पाई आर स्क्वायर एल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिंग क्या है? पाई आर स्क्वायर एल है। तो ये देखो ये इसलिए डाल रहा हूँ कि MCQs अगर आपको r को चेंज करने से v पे क्या असर पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए। सो v इज इक्वल टू टी बाई एम अंडर रूट या टी क्रॉस एल डिवाइडेड बाई एम, जो कि स्मॉल एम जो है वो एम बाई एल के बराबर है। आप देख रहे हैं एम बाई एल के बराबर है, तो स्मॉल एम के बजाय। तो अब फिर कैपिटल एम जो है वो किस चीज़ के बराबर है? एम इज इक्वल टू रो वी। रो जो है डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग है और वी जो है वॉल्यूम है। हाँ, तो वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एल के बराबर है। सो द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो टेंशन बढ़ाओगे तो स्पीड ज़्यादा होगा, टेंशन घटाओगे स्पीड कम होगा, और मास पर यूनिट लेंथ अगर कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। मास पर यूनिट लेंथ ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, यानी एक मोटे तार में स्पीड ऑफ जो है ट्रांसवर्स वेव्स कम होगी, बारीक तार में क्या होगी? वो तेज़ होगी। ये है।
दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन इलास्टिक मीडियम। अब कंप्रेशनल वेव्स पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटली it was found that the speed of longitudinal waves depends upon the bulk modulus of elasticity and density rho of the medium. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो स्पीड ऑफ कंप्रेशनल वेव्स है, साउंड वेव्स, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, और दूसरा क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वी भी ज़्यादा होगी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है तो वी भी कम होगी, डेंसिटी ज़्यादा है तो वी कम होगी, डेंसिटी कम है तो भी ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। द रेशियो ऑफ द बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन यानी डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर है बेसिकली, डेल्टा पी F/A है, इसको हम क्या कहते हैं, बल्क स्ट्रेस कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। द रेशियो ऑफ बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क स्ट्रेस क्या होता है, बल्क स्ट्रेस क्या होता है, पहले मैंने क्या कहा, द रेशियो ऑफ बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर बल्क स्ट्रेस क्या होता है, force applied at right angle per unit area that brings a change in volume of a medium is called bulk stress। अगर किसी चीज़ पे आप हर डायरेक्शन से फोर्स लगा दें और उसको स्क्वीज कर दें, वॉल्यूम में चेंज लाएं, तो वो स्ट्रेस जो कि वॉल्यूम में चेंज लाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बल्क स्ट्रेस कहते हैं। बल्क स्ट्रेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू एक्चुअल वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक्चुअल वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं, बल्क स्ट्रेन कहते हैं। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इन लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज ऑफ हाई इलास्टिसिटी। लिक्विड्स आर मोर इलास्टिक देन एयर एंड solids are more elastic than liquids, so speed of sound in solids will be greater compared to the other two. अब हम आते हैं वेव की और करेक्टरिस्टिक क्या है, फ्रीक्वेंसी। वेव के साथ क्या चीज़ जुड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और उसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। The frequency of the wave is equal to the frequency of the source generating the waves. Number of waves unit time में किसी पॉइंट पर से गुजरते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट पे 10 वेव्स 1 सेकंड में गुजरते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से जाहिर किया जाता है। जो सोर्स वेव्स को जनरेट करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वेव्स की भी फ्रीक्वेंसी वही होगी। सो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, number of vibration divided by total time taken, number of vibration divided by total time taken। number of vibration के लिए कैपिटल N और total time के लिए T है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड, और डायमेंशन T इनवर्स। नाउ कम टू टाइम पीरियड। वेव क्या है, टाइम पीरियड उसके साथ एसोसिएट होता है। टाइम टेकन बाय वेव्स टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लगता है, यानी एक जगह से चला फिर दोबारा उसी जगह पे चला, तो फिर जितना टाइम लगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। सो टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ए वेव। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटर प्रोड्यूसिंग द वेव्स। जो वाइब्रेटर की टाइम पीरियड होती है वो वेव की जो प्रोड्यूस होते हैं उसकी टाइम पीरियड होगी। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये फ्रीक्वेंसी का उल्टा है। टाइम पीरियड T is equal to total time taken total time taken by waves divided by number of vibrations, यानी T by N। वहाँ पर क्या है, N by T है, और यहाँ पर देखो तो 1 by F हो गया। तो टाइम पीरियड इन फ्रीक्वेंसी आर द इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की क्या है, इनवर्स फंक्शंस हैं। सो ये भी वेव की खूबी है। फेज ऑफ अ वेव क्या होता है, फेज ऑफ अ वेव, ये भी एक वेव की एक और हॉबी है, फेज ऑफ अ वेव। द डिस्टेंस, ये देखो, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड फेज ऑफ द वेव ऑफ अ पार्टिकल। चैप्टर 7 में हम उसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं।
मीन पोजीशन से फासला कितना है और डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना है, इसको हम क्या कहते हैं, फेज ऑफ अ वेव कहते हैं। मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर के फासले पर हैं और हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फेज ऑफ अ पार्टिकल ए t इज इक्वल टू 0 इज x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा t इज इक्वल टू x नॉट when t is equal to t by 4, x नॉट मीटर when t is equal to t by 4। t by 4 के बाद जो है पार्टिकल किधर होगा, अगर आपके पास देखो, आपने चैप्टर 7 में पढ़ा है कि x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा t। अब जब t 0 होता है तो क्या कहाँ पर है, x इज इक्वल टू x नॉट cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू x नॉट होगा। जब t 0 है तो आपका जो वाइब्रेटर है वो एम्पलीट्यूड पर है। अब t जब t by 4 हो जाता है तो पार्टिकल किधर आ जाएगा, 0 पे, मीन पोजीशन पे आ जाएगा। t by 4 के बाद ये cos 90 हो जाएगा, तो x नॉट cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पार्टिकल क्या होगा, मीन। इसी तरह जो है 3t by हाफ के बाद देखो, 3t by 4 के बाद देखो कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। ये क्या कहलाता है, फेज ऑफ अ वेव कहलाता है। क्या कहलाता है, फेज। तो ये भी एक वेव। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वेव की, वेव लेंथ ऑफ ए वेव। अभी आपने ऊपर जो है सारा डिस्क्राइब किया कि वेव लेंथ क्या है, सारा हमने कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट आर ट्रफ्स आर 2 पॉइंट्स इन फेज आर कॉल्ड वेव लेंथ ऑफ अ वेव। दो कंसेक्टिव क्रेस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ या 2 पॉइंट जो कि फेज में हो, मीन पोजीशन से फासला एक जैसा हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन एक जैसा हो, उनके दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, और उसको लेमडा से जाहिर किया जाता है। और ये वेव प्रॉपर्टी है, यानी जब भी कोई चीज़ वेव होती है तो वेव लेंथ उसकी ज़रूर होगी। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ये आगे हम सारे कर चुके हैं पिछले उसमें, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ होता जा रहा हूँ। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव ऑफ अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम फासला है उसको हम क्या कहलाते हैं, एम्पलीट्यूड, और उसको x नॉट से या r से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है एम्पलीट्यूड, ये वेव की हॉबी है। इंटेंसिटी ऑफ द वेव, इंटेंसिटी ऑफ द वेव, वेव की शिद्दत क्या है, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय वेव्स थ्रू अ यूनिट एरिया प्लेस्ड एट राइट एंगल टू इट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। वेव यूनिट एरिया पे पड़ती है, यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द वेव कहते हैं। या क्या कहते हैं, पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव पर यूनिट एरिया प्लेस्ड एट राइट एंगल टू इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव्स पर यूनिट एरिया प्लेस्ड एट राइट एंगल टू इट इज इंटेंसिटी ऑफ द वेव। ये देखो, ये मेरा हाथ है, परपेंडिकुलर है, मैं बात कर रहा हूँ, ये इस पर क्या कर रहे हैं, ये वेव्स जो है उस पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, पावर जो है उस पर वो कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो पर यूनिट टाइम में ये देखो जितना एनर्जी ये ट्रांसमिट करता है उस पर, जिसको हम पावर कहते हैं, और यूनिट एरिया पे इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। और इंटेंसिटी अगर एरिया को आप ओरिएंटेशन चेंज करते जाओ तो और ट्रांसमिशन ऑफ पावर या वेव्स जो है उसमें कम होती जाएगी। सो इस यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज़ वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का मतलब है तादाद बढ़ाना, वेव्स की तादाद। एक वेव है, 2 वेव है, 3 वेव है, 4 वेव है, 5 वेव है, 10 वेव है, तो 10 वेव की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा। जब 10 वेव इकट्ठी आएगी किसी चीज़ पे तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। ये है इंटेंसिटी। अब हम आते हैं रिलेशन ऑफ वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द वेव। रिलेशन of wavelength, frequency and speed of the wave. The speed of the wave is the distance traveled by wave per unit time, जो कि हमने कहा v wave speed is equal to distance traveled by waves divided by time. So v is equal to s by t. अब अगर वेव 1 wavelength का distance travel करे, if a wave travel a distance s is equal to lambda, then t is equal to time period के बराबर होता है, क्योंकि 1 लैम्डा का फासला कितने टाइम में होता है तो वो टाइम पीरियड कहलाता है वेव का। तो इस इक्वेशन में इसकी जगह हम क्या डालते हैं, लेमडा, और टी की जगह कैपिटल डी टाइम भी है, तो वी लेमडा बाई टी। तो क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड एक जैसा है, रेट का वेवलेंथ ज़्यादा है
तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, बट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ब्लू का वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी एक अगर कम होता है तो दूसरा ज़्यादा होता है, तो वो प्रोडक्ट क्या आता है, कांस्टेंट आता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रिलेशन ऑफ दैट वन। स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, देयर इज द रिलेशन। अब हम आते हैं थोड़े से MCQs की तरफ। ट्रांसवर्स वेव्स कांट प्रोपेगेट इन गैसेज, ये एक दो दफ़ा ईटा में भी आया था। ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो गैसेज में, क्यों? क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है।